हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम एनआईओएस के ऑन डिमांड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी के लिए। टोटल 30 क्वेश्चन आपके लिए आते हैं, जिसमें से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और कुछ 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपके पेपर में। और क्वेश्चन का टाइप कैसा रहेगा, 11th प्लस 12th दोनों के क्वेश्चन मिक्स करके आएंगे, तो आप उसके लिए अवेयर रहना और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना। आज मैं आपको जो पेपर सॉल्व कराऊंगी उसमें मैं आपको विद सॉल्यूशन सॉल्व कराऊंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कह दूंगी आंसर ये सही है तो आप वैसे रट लोगे, नहीं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों वो आंसर सही है, प्लस उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मुझे समझ में आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपकी प्रिपरेशन सॉलिड से सॉलिड हो सके। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। आप देख सकते हो ये आपके बायोलॉजी का पेपर है, जीव विज्ञान हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। और ये आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है ना, 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिलते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल आपका 80 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे एनआईओएस में। सीबीएसई में 70-30 का रूल होता है, यहाँ पे 80-20 का रूल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जिनमें से 1 से 8 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो अल्टरनेटिव होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, आपको इसमें से करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है। तो आपको मालूम है हमारी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से। तो सेल बेसिक यूनिट है। सेल से मिल करके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिल करके कई सारे ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि आपका हार्ट, लिवर, किडनी ऑर्गन्स बनते हैं। और ऑर्गन से मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनता है और कई सारे ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो फाइंड कर लो कौन सा आंसर सही है। सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। सो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी सेम ही रहेगा, कोशिका, उत्तक, अंग, अंगतंत्र तथा जीव। ठीक है, मूविंग अहेड हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द एसोसिएशन बिटवीन मैटरनल एंड फीटल टिश्यू। मैटरनल मतलब होता है मदर, फीटल मतलब होता है जो उसके अंदर पेट में बच्चा पल रहा है, उसे आप फीटस कहते हो। ठीक है, तो मैटरनल और फीटस के बीच का जो एसोसिएशन है वो क्या है, बीच का जो लिंक है वो क्या है। तो बीच का लिंक होता है प्लेसेंटा। अब यहाँ पे आपको और भी टर्म देखने को मिल रहे हैं, एंडोमेट्रियम, अम्बिलिकल कॉर्ड, वॉल ऑफ यूटेरस। सो ये सब क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एंडोमेट्रियम, जो आपको एंडोमेट्रियम दिख रहा है ना, लेट मी टेक अ पेन, जस्ट अ मिनट। यस, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम आपकी इनर लेयर ऑफ यूटेरस होती है। यूटेरस की सबसे अंदर की लेयर जो होती है उसे आप कहते हो एंडोमेट्रियम। और कितनी वॉल ऑफ यूटेरस होती है, टोटल 3 लेयर्स होती है। ठीक है, एंड इनर मोस्ट होती है आपकी एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट। मैं ये सब इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपको जो आने वाला एग्जाम है उसमें सेम टू सेम उठा के क्वेश्चन दे देगा, पर उसके अराउंड का दे सकता है। उसने जो ऑप्शंस दिए हैं उनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए जो भी चीज सामने आएगी मैं आपको पढ़ाते चलूंगी। ठीक है, एंडोमेट्रियम इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस। कौन कौन सी लेयर होती है यूटेरस में, सबसे अंदर होती है एंडोमेट्रियम, वो तो लिखा ही हुआ है। बीच वाली होती है मायोमेट्रियम, मायो से आप याद करने ला मिडिल की होगी। ठीक है, और लास्ट वाली होती है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ठीक है, ये 3 लेयर होती हैं यूटेरस की और सबसे अंदर की होती है एंडोमेट्रियम। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, जैसे मान लो ये क्या है, ये एक मदर है। ठीक है, और ये उसका वॉर्म है जिसमें उसका बेबी पल रहा है। ठीक है, ये उसका वॉर्म है जिसमें उसका बेबी पल रहा है। तो देखो जरा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ना कुछ मदर का टिश्यू और फीटस का टिश्यू यहाँ पे जुड़ा होता है, इसे कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, और यही चीज आपसे पूछ रखा था क्वेश्चन में प्लेसेंटा के बारे में। प्लस एक एक मतलब आपने देखा होगा एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मदर के नाभि से बच्चे के नाभि तक जुड़ी होती है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, CORD होता है, CHORD नहीं होता, CORD होता है। ठीक है, कॉर्ड, कॉर्ड मतलब रस्सी जैसा स्ट्रक्चर। सो कॉर्ड मतलब होता है रस्सी जैसा स्ट्रक्चर।
तो ये कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड आपको समझ में आ गया, आपने देखा होगा ना मूवी वगैरह में डॉक्टर्स वो नली काटते हैं बच्चे के जन्म के बाद, तो वो कुछ नहीं अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। और वो क्योंकि एक टिश्यू है कॉर्ड लाइक सॉरी एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसे हम फीटल टिश्यू और मैटरनल टिश्यू का एसोसिएशन नहीं मानेंगे। एसोसिएशन आपका प्लेसेंटा ही होता है। प्लेसेंटा में मैटरनल टिश्यू प्लस फीटल टिश्यू दोनों मिक्स होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका प्लेसेंटा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है नीश। नीश इज अंडरस्टूड एज, नीश क्या होता है? नीश एक फंक्शनल रोल होता है किसी भी स्पीशीज का किसी हैबिटेट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ लायन, तो लायन का काम है डियर को मार करके खाना, या जो भी हर्बीवोर्स है उनको मार करके खाना। तो लायन का फंक्शनल रोल क्या है कि डियर को मार करके खाना और इकोलॉजिकल रूप से उसे बैलेंस करना, डियर की पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देना, उसको बैलेंस्ड वे में रखना। तो ये किसका काम है? आपके लायन का काम है। अगर मैं कहूँ डियर का क्या काम है, तो डियर क्या करेगा, घास वगैरह खाएगा, घास वगैरह को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देगा, वो उसे खा करके उसे बैलेंस वे में रखेगा। सो दैट इज द फंक्शनल रोल ऑफ डियर। तो डियर का नीश क्या है? डियर का नीश यही है कि उसे ग्रास को खाना है। लायन का नीश ये है कि उसे डियर को खाना है। तो नीश इज द फंक्शनल रोल ऑफ स्पीशीज इन अ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जहां वो रहते हैं, उनके रहने की जगह। ठीक है, हैबिटेट मतलब होता है द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, वेयर एनी ऑर्गेनिज्म लिव। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें याद करते चलो, हो सकता है कभी आपसे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में पूछ ले। तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 3 की बात। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, द ऑर्गेनिज्म यूज्ड इज। अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होता है? तो यूज होता है एक ईस्ट। उस ईस्ट का नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविज़ई। पूरा नाम बता देती हूँ, सेरेविज़ई। सैक्रोमाइसिस सेरेविज़ई एक ईस्ट होता है, और ईस्ट एक तरह की फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है, ये भी आप याद रखो। फंगस जानते हो ना, फफूद जिसे आप कहते हो, जैसे मशरूम क्या है, एक तरह का फंगस है। ठीक है, जो आपके ब्रेड पे कभी कभी काला काला सा जम जाता है, वो एक तरह का फंगस है, राइजोपस फंगस होता है वो। इसी तरह सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई भी एक फंगस है, लेकिन ये यूनिसेलुलर फंगस है, और कोई भी फंगस एक सेल की नहीं होती सिवाय ईस्ट की। ठीक है, ईस्ट में भी फर्दर कई टाइप होते हैं, जैसे कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई। ठीक है, ठीक है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसेस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे अगर पूछे कि ब्रेड वगैरह बनाने में क्या यूज होता है, ब्रेड आप खाते हो ना, ब्रेड बनाने में कौन सा ईस्ट यूज होता है या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, तो अगेन सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई का नाम सामने आएगा। सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई को इसलिए ब्रीवर्स ईस्ट या फिर बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट मतलब बेकर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। बेकरी जानते हो ना, बेकरी के प्रोडक्ट होते हैं, ये आपका ब्रेड, पाव रोटी, जो आप बन खाते हो बर्गर का, वो सब किसके प्रोडक्ट है? बेकरी के हैं। आप अगर किसी अच्छे शॉप पे गए हो, तो ये सब बेकरी की शॉप पे मिलते हैं, जहाँ बेक किया जाता है चीजों को। सो बेकरी शॉप में सैक्रोमाइसिस सेरेविज़ई का यूज होता है, इसलिए उसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट, अल्कोहल बनाने में यूज होता है, इसलिए उसे ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। ब्रीवर्स ईस्ट। सो सैक्रोमाइसिस सेरेविज़ई के दो नाम हैं, बेकर्स ईस्ट एंड ब्रीवर्स ईस्ट। बेकर इसलिए क्योंकि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, ब्रीवर इसलिए क्योंकि बेवरेजेस बेवरेजेस बनाने में इस्तेमाल होता है। बेवरेजेस का मतलब होता है अल्कोहल, वाइन, जो भी मतलब बिस्की, विस्की, ब्रांडी, जो भी होता है, वो सारी चीजें बनाने में इसका यूज आता है, इसलिए इसको ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। ये नाम आप जरूर याद रखना, नाम बड़े इंपॉर्टेंट है इसके। बढ़ते हैं आगे 5th क्वेश्चन की तरफ। जो पेन का कलर चेंज कर दे, दो कलर चेंज करते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो 5th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइजोपस। अच्छा देखो, यही वाला आ गया। राइजोपस क्या है? आप ब्रेड अगर रख दो तो उस पे काली काली सी जो फफूंद आ जाती है ना, वो क्या है? राइजोपस है। सो राइजोपस इज अगेन अ फंगस। राइजोपस क्या है? फंगस है। क्या ये ईस्ट है? नहीं, ये यूनिसेलुलर नहीं होता, मल्टीसेलुलर होता है। ठीक है, तो ये ईस्ट नहीं है। ठीक, फंगस तो है, लेकिन फंगस का फर्दर टाइप होता है ईस्ट, वो उस टाइप में नहीं आता। ठीक है, तो राइजोपस है आपका। राइजोपस क्या करता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है स्पोर्स बना के। ऐसा कुछ आपका राइजोपस नजर आता है, और यहाँ पे वो स्पोर्स बनाता है। ये स्पोर्स जब बाहर निकलते हैं तो एक नया राइजोपस बन जाता है। इसी तरह से वो रिप्रोडक्शन करता रहता है। ठीक है, तो आपको याद करना है उसमें क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ।
इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। कभी ऐसा देखा है कि एक साथ एक गुच्छे में फ्लावर्स निकल रहे हो? जैसे आपने ऐसा कुछ देखा होगा, एक गुच्छे में ऐसे ऐसे फ्लावर्स निकलते हैं, ठीक है, एक गुच्छे में फ्लावर्स होते हैं, कई सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जो गुच्छे में निकलते हैं, तो उसे कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। जब ऐसे गुच्छे में फ्लावर निकले तो उसे हम क्या कहेंगे? इनफ्लोरेसेंस कहेंगे। अब मस्टर्ड में किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है? तो वो मिलता है रेसिमोस, ठीक है। रेसिमोस और साइमोस, ये दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस आपको याद रखने हैं, बाकी दोनों ऐसे फालतू दे रखा है, इग्नोर करो उसे। रेसिमोस और साइमोस दो तरह के आपको इन्फ्लोरेसेंस याद करने होते हैं। व्हाट इज दिस? रेसिमोस का मतलब होता है कि ऐसे आप, अगर आपका फूल का गुच्छा है, देखो जरा, फूल का गुच्छा है, ऐसे फूल उसमें निकल रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ एकदम मतलब एंडिंग पे कोई फूल नहीं निकलेगा। अगर निकला तो ये क्या हो जाएगा? साइमोस हो जाएगा। किनारे किनारे तो रहेंगे ही, लेकिन ऊपर कोई होगा तो उसे कहेंगे साइमोस। और हमेशा किनारे किनारे ही निकले, ऊपर की तरफ ना निकले, हमेशा ये ग्रो करते जाए, ऐसा कुछ रहे, ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई ना निकले तो उसे कहेंगे रेसिमोस। रेसिमोस, तो रेसिमोस का एग्जाम्पल है आपका मस्टर्ड, और साइमोस का एग्जाम्पल होता है, आपने जाना होगा कैलोट्रोपिस के बारे में। कैलोट्रोपिस जिसे मदार कहते हो, जब शिव वगैरह की पूजा होती है ना, शिव भगवान के, तो उन्हें चढ़ाया जाता है मदार के फूल, तो वो कैलोट्रोपिस है, ठीक है। कैलोट्रोपिस, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, मुझे इसे सही करने दो, ठीक है, जस्ट अ मिनट। कैलोट्रोपिस, ठीक है, कैलोट्रोपिस जिसे आप हिंदी में मदार कहते हो, मदार का फूल कहते हो, ठीक है। तो कैलोट्रोपिस किसका एग्जाम्पल है? साइमोस, सी फॉर साइमोस, सी फॉर कैलोट्रोपिस, आप याद कर लेना। रेसिमोस का एग्जाम्पल है आपका मस्टर्ड, ठीक है। मस्टर्ड को हिंदी में राई वगैरह भी कहा जाता है, ठीक है। राई से आप रेसिमोस याद कर सकते हो, तो याद करने की छोटी सी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है डेजर्ट प्लांट कंजर्व वाटर बाई। डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को कैसे कंजर्व करके रखते हैं, कैसे बचा के रखते हैं? तो बचा के रखने का रीजन है वैक्सी कोटिंग ऑन देयर लीव्स। अगर पत्ते के ऊपर एक मोटी सी परत चढ़ा दे तो क्या वाटर लॉस हो पाएगा? नहीं। जैसे मान लो आपका स्किन है, ठीक है, आपको पन्नी में पहना दो और फिर कहूं कि आपका पसीना बाहर उड़ पाएगा क्या? तो नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि पन्नी से बाहर नहीं जाएगा पसीना, आपका पन्नी के अंदर ही रहेगा। तो ऐसे ही प्लांट में जो वैक्सीन कोटिंग होती है वो एक तरह से पॉलिथीन का काम करती है। वैक्स, वैक्स समझते हो? जैसे कैंडल, कैंडल किसका बना होता है? वैक्स का बना होता है। तो वैक्स की एक परत चढ़ा दो तो वहां से मॉइस्चर बाहर नहीं जाएगा, तो बाहर नहीं जाएगा तो डेजर्ट प्लांट को हेल्प करेगा वाटर बचाने के लिए, ठीक है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। मोर स्टोमेटा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, पानी ज्यादा लॉस होगा, तो ये ऑप्शन गलत। ब्रॉड लीव्स, बड़े बड़े लीफ होंगे तो ज्यादा स्टोमेटा होंगे, ज्यादा स्टोमेटा होंगे तो पानी ज्यादा लूज होगा, अगेन ये रॉन्ग ऑप्शन। हाइड्रोथॉर्ड्स का मतलब होता है वाटर स्टोमेटा, हाइड्रोथोड्स का मतलब होता है वाटर स्टोमेटा, ऐसे स्टोमेटा जिनसे कंटिन्यूअसली वाटर बाहर निकलता रहे, ठीक है, उन्हें कहते हैं हाइड्रोथोड्स। और ये गटेशन में हेल्प करते हैं। अब गटेशन क्या होता है? गटेशन मतलब होता है पानी निकलना प्लांट्स की लीव से। ये सिर्फ बनाना और आपके स्ट्रॉबेरी, ये सारे फल फल में पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता गटेशन। ये वाटर हाइड्रोथोड्स या इस वाटर स्टोमेटा किस में होते हैं? ये होते हैं बनाना में और ये होते हैं स्ट्रॉबेरी में, ठीक है, सब में नहीं होते, तो ये बात आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइटो हार्मोन विच इज यूज्ड एज वीडीसाइड। कौन सा फाइटो हार्मोन वीडीसाइड की तरह यूज होता है? सो इट इज द 2,4-D। 2,4-D एक तरह का ऑक्सिन ही है। ऑक्सिन भी आपको ऑप्शन में मिला था पर उसको आपने टिक नहीं किया, क्योंकि मोस्ट करेक्ट आपका 2,4-D है। अगर आपको 2,4-D एग्जाम्पल में नहीं दिया होता, ऑप्शन में नहीं दिया होता, तो आप ऑक्सिन को टिक करते, ठीक है, क्योंकि ऑक्सिन का ही एक टाइप है 2,4-D, ठीक है, जो कि वीडी साइड की तरह काम करता है। पर क्योंकि 2,4-D डायरेक्टली ऑप्शन में दे रखा है तो हम उसको टिक कर रहे हैं, ठीक है। फाइटो हार्मोन टोटल 5 होते हैं, कितने होते हैं? 5। 3 का तो नाम यही दे रखा है, ऑक्सिन, जिबर्लिन, इथाइलिन, नेक्स्ट होता है साइटोकाइनिन, और एक होता है एबीए, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये 5 हार्मोन होते हैं प्लांट्स के पास। इथाइलिन फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है, जिबर्लिन आपका जर्मिनेशन में हेल्प करता है, जी फॉर जिबर्लिन, जी फॉर जर्मिनेशन। ऑक्सिन प्लांट के रूट और शूट को बढ़ने में हेल्प करता है, साइटोकाइनिन, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन में हेल्प करता है।
ठीक है। ये जो मैं बोल रही हूँ ना उसको आप नोट करते रहा करो, जितना हो सके नोट करो, उतना ज्यादा आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है। एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर होता है, मतलब चीजों को रोकने का काम करता है। हर कोई ग्रोथ बढ़ाते जाएगा तो प्लांट तो अनलिमिटेड हो जाएगा, है ना। तो कोई रोकने वाला भी चाहिए, रोकने वाला आपका एब्सिसिक एसिड है। ओके, सो ये प्लांट के हार्मोन है। चलो ठीक है, मुझे एक्चुअली जुकाम है तो बीच में खांसी आ रही है, इसलिए मुझे वीडियो क्लिप कट करना पड़ रहा है बीच बीच में। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो ये 9th क्वेश्चन अब देखते हैं। व्हाट इज द 9th क्वेश्चन? आपसे पूछ रहा है नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स क्या होते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल बताओ। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी एक के लिए स्पेसिफिक ना हो। जैसे कि मान लो आपकी स्किन, आपकी स्किन क्या है, कोई भी बाहर से आएगा उसको रोकेगी। ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया आए, चाहे वायरस आए, चाहे फंगस आए, सबको रोकेगी। तो ये स्पेसिफिक नहीं है बैक्टीरिया के लिए, या ये स्पेसिफिक नहीं है फंजाई के लिए, किसी एक के लिए नहीं बनी है, ये सबके लिए बनी है। तो ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक। ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्किन। सेम टू सेम आपके पेट के अंदर जो स्टमक में HCl है, HCl जानते हो ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके पेट में। बोलते हैं ना पेट में एसिड निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो पैथोजन को मारने के लिए होता है। कोई भी बाहर से अगर आएगा, कोई भी, जैसे मान लो अगर आपका कोई फंगस आ गया, आपने कुछ खा लिया ऐसा, या किसी बैक्टीरिया को आपने खा लिया, आपके पेट में जाएगा, वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि आपके पेट के अंदर HCl है। तो क्या ये HCl सिर्फ वायरस को मार रहा है? क्या सिर्फ बैक्टीरिया को मार रहा है? ये सबको मार रहा है। ये नॉन स्पेसिफिक है। इसी तरह आपके स्टमक का पीएच ऑफ स्टमक कह सकते हो, माउथ कह सकते हो, ये सब क्या करते हैं, मारने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को इन्नेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी आप लिखोगे इसमें क्या, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज इन्नेट इम्यूनिटी एंड इट इज बाई बर्थ। इट इज बाई बर्थ, जन्म से ही होता है। जो इम्यूनिटी आपको जन्म से मिली हो उसे कहेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। आपकी स्किन आपको जन्म से मिली है, जब पैदा हुए थे तभी आपके शरीर के ऊपर स्किन चढ़ी हुई थी, ये जन्म से है। ठीक है, तो इसे कहोगे नॉन स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी। आपके पेट के अंदर HCl जन्म से बन रहा है, जब से आप पैदा हुए हो तब से बन रहा है, तो ये किसका पार्ट है, इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए आपके। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक sequential flow chart show the information of gene to cytoplasm during the process of protein synthesis। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा है, चलो इसको एक नए पेज के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले होता है आपके पास DNA। ठीक है, DNA के पास क्या होते हैं, जीन होते हैं। इस जीन से बनता है आपका RNA। ठीक है, कौन सा RNA, M टाइप का RNA। RNA टोटल 3 टाइप के होते हैं। RNA की अगर मैं बात करूं तो ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है mRNA, दूसरा होता है rRNA, तीसरा होता है tRNA। ठीक है, ये 3 तरह के RNA होते हैं, तीनों हेल्प करते हैं प्रोटीन के बनने में, पर मेन इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, mRNA के पास। अब इस mRNA से क्या बनता है, इस mRNA से बनता है प्रोटीन। ठीक है, इस mRNA से बनता है प्रोटीन। ठीक है, मुझे पेन का कलर चेंज करने दो। और यस, ठीक है, इस mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब सुनो जरा, DNA से mRNA बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्रिप्शन। और mRNA से प्रोटीन के बनने को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस। लेकिन जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है आपके साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में, आउटसाइड न्यूक्लियस। इतना आप लिख के एक्सप्लेन कर दोगे एनफ है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कहोगे ये पूरा होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड फ्रॉम एमआरएनए प्रोटीन इज फॉर्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। अगेन सॉरी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। फिर ट्रांसलेशन से क्या होता है आपका, ट्रांसलेशन के रिजल्ट में आपका प्रोटीन बन जाता है। कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में। ये पूरी प्रोसेस आप लिख दोगे, दैट्स सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, वापस से आ जाते हैं क्वेश्चन पे।
तो ये वाला आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, 10th क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दे रखा है और पूछा है इस ग्राफ का नाम क्या है और इस ग्राफ के ए बी सी जो दिखा रखा है वो क्या है। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन बता देती हूँ। देखो, ये ग्राफ है वर्ल्ड हर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ का, PEARL। जस्ट अ मिनट। वर्ल्ड हर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। वर्ल्ड हर्स्ट नाम के साइंटिस्ट ने इस ग्रोथ को दिया था, ठीक है, इस कर्व को दिया था। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी स्पीशीज हो तो वो 3 स्टेप में आके ग्रो करती है। पहला स्टेप होता है, ए स्टेप होता है लैग फेज, मतलब बहुत धीरे धीरे वो ग्रो करेगी, बहुत धीरे धीरे ग्रो करोगी। जैसे मान लो कोई एक बैक्टीरिया 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेंगे, तो ये धीरे धीरे ग्रोथ है। लेकिन अचानक से जब 8 से 16 बन जाएंगे, 16 से सीधा 32, 32 से सीधा 64, ऐसे करके बहुत तेजी से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो उस फेज को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज, या इसी को एक और नाम होता है एक्सपोनेंशियल फेज का, लॉग फेज, LOG। पहला वाला लैग है LAG, ये वाला लॉग है LOG, ठीक है, लॉग फेज। नेक्स्ट आपका सी, एक समय ऐसा आएगा कि रिसोर्स लिमिटेड हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई एक स्पीशीज अनंत तक बढ़ती चली जाए, इन्फिनिटी तक बढ़ती चली जाए। कोई एक लिमिट तो आएगी, उस लिमिट को कहते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज। अब इससे ज्यादा बढ़ने में प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लो एक कोई फॉरेस्ट है, वहां पे डियर है ना जो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे। एक समय ऐसा आएगा कि डियर के खाते खाते घास ही खत्म हो जाएगी, तो वो लोग आपस में ही लड़ने मरने लगेंगे। तो ये क्या हो गया, स्टेशनरी फेज हो गया उनका। अब पॉपुलेशन का अनकंट्रोल्ड में बढ़ना रुक जाएगा, उसी को स्टेशनरी फेज कहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। और ये किसने दिया था, वर्ल्ड हर्स्ट पर्ल ने दिया था, इसीलिए इस कर्व का नाम है वर्ल्ड हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसी को एस कर्व ग्रोथ भी कहते हैं, एस कर्व ग्रोथ। क्योंकि देखो ना थोड़ा एस की तरह दिख रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊं तो देखो ये एस की तरह दिख रहा है, ऐसे मैं बाहर निकालूं तो कुछ एस की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको एस कर्व ग्रोथ भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज अ न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है। तो देखो, जो आपका डीएनए होता है ना वो 3 चीजों से मिलके बना होता है। पहला होता है आपका शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, एनबी का मतलब नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। सॉरी, एनबी का मतलब नाइट्रोजनस बेस, और नेक्स्ट होता है आपका फॉस्फेट, PO4, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन बेस और शुगर को मिलाते हैं तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड एस है यहाँ पे, साइड। लेकिन जब आप क्या करते हो, यस, जब आप फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस और शुगर तीनों को मिला लेते हो तो इसे कहते हो न्यूक्लियो, आई एम सॉरी, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसे आप क्या कह दो, न्यूक्लियोटाइड कहोगे। जस्ट अ मिनट, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड मतलब तीनों आ जाएगा, न्यूक्लियोसाइड मतलब सिर्फ 2 चीज आएंगे, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। इतना सा फर्क होता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। और ये क्या बनाने वाले हैं आगे चल करके, डीएनए या आरएनए बनाने वाले हैं, ठीक है। तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज न्यूक्लियोसाइड, और इसमें जब फॉस्फेट जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपकी जेनेटिक्स पार्ट से है। जेनेटिक्स अगर आपको पढ़ना है ना, तो जेनेटिक्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। एक प्लेलिस्ट मैंने लॉन्च की है, उसमें आप जेनेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। जेनेटिक्स के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे जिस एग्जाम में आप बैठोगे, ठीक है। मुझे एक बार ये चेक करना पड़ता है ये ऑन है कि नहीं ऑन है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि मैं वीडियो पूरा बना लेती हूँ, पता चलता है वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हुई, ठीक है। ये माइक है, ओके। सो नेक्स्ट है आपका 13th क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन डायग्राम ऑफ स्टोमेटल अपैरेटस इन डाइकॉट। डाइकॉट मतलब होता है ऐसे प्लांट जिसमें जो बीज हो ना उसको 2 पार्ट में आसानी से तोड़ सको। जैसे कि बादाम खाया है ना आपने, बादाम को क्या करते हो, ऐसे तोड़ के कभी खाया है, ऐसे तोड़ देते हो फिर खाते हो, मजा आता है ना, पता नहीं क्यों पर हम लोग तोड़ के खाते हैं, मैं भी ऐसा करती हूँ, अच्छा लगता है करना। तो वो कैसा सीड है, डाइकॉट सीड है। लेकिन कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनको आप तोड़ नहीं सकते 2 पार्ट में इजीली। इजीली की बात करूं, जैसे चावल, चावल को तोड़ो, है ना, तोड़ नहीं पाओगे आसानी से, ठीक है। जैसे कि आपका गेहूं, गेहूं को आसानी से नहीं तोड़ पाओगे।
मक्का मक्का को आसानी से नहीं तोड़ पाओगे, तो वो मोनोकॉट प्लांट है। लेकिन आप मटर ले लो, आप चना ले लो, और आप दाल ले लो कोई, या फिर आप अपना बादाम ले लो, इन सबको आसानी से तोड़ सकते हो। ठीक है, राजमा ले लो, राजमा को आसानी से तोड़ सकते हो बीच में से, तो वो क्या हो जाएगा, डाइकॉट प्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो डाइकॉट में स्टोमेटल अपैरेटस की बात कर रहा है कि स्टोमेटल अपैरेटस डाइकॉट में कैसे होते हैं। तो चलो उसको देख लेते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे हम स्टोमेटल अपैरेटस। ठीक है, जस्ट अ मिनट। या देखो, ऐसे करके बीच में कुछ ना ऐसे किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स कहते हैं। और इसके बीच का जो खाली स्पेस है ना, उसी को कहते हैं हम स्टोमेटा। स्टोमेटा, या स्टोमेटा का ही दूसरा नाम होता है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर। ठीक है, स्टोमेटल पोर। ओके, नेक्स्ट, इसके किनारे किनारे ना, इसके किनारे किनारे कुछ इस तरह के सेल होते हैं, कुछ इस तरह के सेल होते हैं। इन सेल को हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। और इन सब्सिडरी सेल्स के किनारे किनारे ना कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल होते हैं, जिसे हम कह देते हैं एपिडर्मल सेल। क्या कह देते हैं, एपिडर्मल सेल्स। सेल्स। ठीक है, इसे क्या कह देते हैं, एपिडर्मल सेल्स। तो ऐसा कुछ आप बना सकते हो। प्लस आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ना कुछ कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल के अंदर। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऐसा कुछ आप देख सकते हो। और कह सकते हो कि इनर वॉल जो होती है ना, थिक होती है गार्ड सेल की, अंदर की वॉल थिक होती है। ठीक है, ये क्या होती है, थिक होती है अंदर की वॉल। इतना आप ड्रॉ कर दोगे गार्ड सेल स्टोमेटल अपैरेटस के लिए, तो इतना काफी है। दिस इज स्टोमेटल अपैरेटस। apparatus। स्टोमेटल apparatus का मतलब होता है कि स्टोमेटा दिखाओ और उसके साथ साथ जो उसके आसपास है वो भी दिखाओ। तो हमने दिखा दिया। ठीक है, हमने 4-5 चीजों के नाम भी लिख दिए। तो चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा यहाँ पे लेबल इट्स 4 पार्ट बोला था, तो हमने 4 से ज्यादा ही पार्ट लेबल कर लिया है ना। आ जाते हैं 14th क्वेश्चन के पे। 14th क्वेश्चन कह रहा है द प्लांट नेपेंथीज। नेपेंथीज ना एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। आपसे कभी पूछ ले किसी 2 इंसेक्टिवेरस प्लांट का नाम बताओ, तो एक तो नेफेंथीज लिख देना और दूसरा लिख देना पिचर प्लांट। पिचर प्लांट लिख देना। ठीक है, पिचर प्लांट। ओके, ये नाम याद कर लो, पिचर प्लांट एंड नेफेंथीज, ये दोनों इंसेक्टिवेरस प्लांट होते हैं। नेक्स्ट है इट लिव्स इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल। ये ऐसी जगह रहते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, दे विल ईट इंसेक्ट्स। दे विल ईट इंसेक्ट्स। अपनी इस डिमांड को पूरा करने के लिए ही वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। तो आप लिखोगे नेपेंथीज इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट टू टू कंप्लीट इट डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन इट ईट्स इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट को खाता है ताकि उससे नाइट्रोजन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में देख रहा है आपको, नेम 2 माइक्रोब्स विच हेल्प द प्लांट टू गेटिंग न्यूट्रिएंट्स। 2 ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने में हेल्प करें। तो ऐसे 2 प्लांट मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो, अच्छा एक एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, नेम 2 माइक्रो, पहले एक माइक्रोब्स का नाम देना है और एक एग्जाम्पल देना है कि किस प्लांट के साथ वो माइक्रोब एसोसिएशन में है। तो एक तो एग्जाम्पल होगा राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। ये राइजोपस नहीं है, राइजोपस एक फंगस था जो कि ब्रेड पे उगता था, अभी पढ़ा था हमने। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि प्लांट्स में मिलता है। ठीक है, प्लांट्स की जड़ों में मिलता है। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और जो एयर में नाइट्रोजन होती है ना, वो आपके प्लांट्स को पहुंचाने में हेल्प करता है। और राइजोबियम कहाँ मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रही हूँ। राइजोबियम इज फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। अरे यार, मैं साइड में चली जा रही हूँ ना, तो ऐसे हो जा रहा है। लेग्यूमिनस प्लांट्स।
ठीक है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, ठीक है। रूट नोड्यूल क्या होता है, जो आप अगर कोई भी लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस मतलब होता है दाल वाले पौधे, जैसे कि अरहर का दाल उसका पेड़ होगा ना, तो या मटर के दाल उसका पेड़ होगा, तो जितने भी दाल वाले पौधे हैं उनके पेड़ की अगर आप जड़ देखोगे तो उसमें से गांठ सी नजर आएगी। उस गांठ के अंदर कौन रहता है, राइजोबियम। और राइजोबियम क्या करता है, एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन को ले करके वो क्या करेगा, वो नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा ताकि प्लांट उसे यूज कर सके, और बदले में प्लांट इसको न्यूट्रिशन दे देता है, तो दोनों का काम बन जाता है। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको एक एग्जाम्पल सहित मैंने बता दिया और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बता दिया। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आपसे पूछ रहा है तो उसका भी नाम मैं बता देती हूँ, पर पहले कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, या तो देखो, दूसरे का नाम हो जाएगा आपका माइकोरिजा। माइकोरिजा, माइकोरिजा एक फंगस का एसोसिएशन होता है प्लांट के साथ। फंगस जब प्लांट के रूट्स में चिपक जाए तो उसे माइकोराइजा कहेंगे, और ये माइकोराइजा प्लांट्स को फॉस्फेट देने में हेल्प करती है। ठीक है, फॉस्फेट न्यूट्रिएंट देने में हेल्प करती है। तो ये हो गया आपका 15 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन का सोर्स होता है H2O। H2O की जब स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो आपसे पूछा है कि राइट इट्स इक्वेशन एंड व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। तो प्रोसेस को आप कहोगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होने से ही क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। और अगर आपको इक्वेशन लिखने बोल रहा है तो आप लिखोगे H2O प्लस इलेक्ट्रॉन क्या देगा आपको, H2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, सॉरी H प्लस प्लस ऑक्सीजन, ऐसे करके आपको कुछ देगा। ठीक है, अच्छा, और हम देख लेते हैं, अगर पूरी पूरी इक्वेशन आपको, बीच बीच में खांसी आ जा रही है बेटा, क्या करूं, आई एम सॉरी। देखो, पूरी इक्वेशन अगर आपको लिखने को बोलूं मैं फोटोसिंथेसिस की, तो कुछ ऐसे लिखी जाती है, मैं लिख के बता देती हूँ। पूरी प्रोसेस होती है CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये आपको देता है C6H12O6। C6H12O6 क्या है, कमेंट्स में बताना जरा। C6H12O6 क्या है, अगर आप जानते हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ। बहुत इजी सा चीज है ये। ठीक है, और नहीं पता तो ढूंढना सीखो, गूगल पे सर्च करो, कहीं पे भी सर्च करो, देखो ये क्या है। जब तक आप खुद ढूंढना नहीं सीखोगे तब तक आपको कुछ सिखा नहीं सकता। ये सिंपल सी बात है, इसलिए स्किप कर रहे हो। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ऑक्सीजन प्लस क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, मैं लिख भी दे रही हूँ आपके लिए। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, और कह रहा है इसके प्रोडक्ट्स लिखो, तो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, यही इसके प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये चीजें आप लिख लेना, इस प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपसे 18 क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन थोड़ा हम देख लेते हैं। मैं इस पेज को हटा रही हूँ, एक नया पेज लेते हैं। देखो, हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन, हनी बी में ना 3 तरह के लोग होते हैं। एक होती है आपकी क्वीन, ठीक है, दूसरी होती है आपकी वर्कर, तीसरी होता है ड्रोन। ड्रोन आपका मेल होता है, क्या होता है, मेल होता है, और ये क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड मतलब इसका जो सेल होगा ना, उसके अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम जोड़े में नहीं होंगे, अकेले अकेले होंगे। अगर ये न्यूक्लियस है ड्रोन का तो इसके अकेले अकेले क्रोमोसोम पाए जाएंगे। लेकिन क्वीन और वर्कर के केस में क्या होगा, इनके सेल्स में जोड़े में क्रोमोसोम मिलेंगे, जितने भी क्रोमोसोम मिलेंगे वो सारे जोड़े में मिलेंगे, तो इन्हें आप डिप्लॉइड कहोगे। क्वीन और वर्कर क्या है, डिप्लॉइड है।
ये दोनों डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड को हम 2n से दिखाते हैं, ठीक है, और हेप्लॉइड को n से दिखाते हैं। तो मेल इज हेप्लॉइड एंड क्वीन एंड वर्कर इज डिप्लॉइड। क्वीन फर्टाइल होती है, मतलब ये अंडे दे सकती है, लेकिन वर्कर स्टेराइल होती है, ठीक है, वर्कर अंडे नहीं दे सकती। सो हनी बी में हेप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सी। हेप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, हेप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन हनी बीज। ऐसे आप लिख करके दिखा दोगे, एनफ है इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, ठीक है। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मैन। सेमिनल वेसिकल क्या करता है, इट रिलीज सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड क्या करता है, सीमेन के बनने में हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सीमेन, SEMEN, सीमेन। सीमेन में क्या होता है, सीमेन इज मेड अप ऑफ, सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड। सॉरी, सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेमाइनल फ्लूइड और स्पर्म के मिलने से क्या बनता है, सीमेन बनता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी हेल्प करता है आपके सीमेन बनने में, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल बोथ रिलीज सम फ्लूइड व्हिच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीमेन, ठीक है। सेमाइनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेट फ्लूइड दोनों मिलकर के आपके सीमेन बनाते हैं, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल आपके दो होते हैं, यानी पेयर में होते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड अकेला होता है एक मेल में, ठीक है। ये कुछ फंक्शन हो गए इनके, यू कैन नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20th क्वेश्चन, ठीक है, 20वां क्वेश्चन। राइट एनी टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट की क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या लक्षण है। तो पहली बात तो इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड प्लांट्स के पास नेक्टर होगा। नेक्टर मतलब कुछ ना कुछ रस होगा उनके फूलों में। जैसे मधुमक्खी फूलों के पास क्यों आती है, क्योंकि उनके पास रस होता है। अगर रस नहीं होता तो इंसेक्ट या मधुमक्खी कोई भी उनके पास नहीं आती, इसलिए उनके पास नेक्टर होना जरूरी है, या कोई ना कोई रिवार्ड होना जरूरी है, मतलब कोई ना कोई उपहार होना जरूरी है कि इंसेक्ट को दे सके कुछ ना कुछ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनके पास कलरफुल फ्लावर होने चाहिए। कलरफुल फ्लावर होने चाहिए। कलरफुल फ्लावर नहीं होंगे तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो रोज, ठीक है, एग्जाम्पल अगर कहूँ तो मैरीगोल्ड। जितने भी आप फ्लावर के नाम जानते हो, सबके नाम आप इसीलिए जानते हो क्योंकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो। जैसे रोज, हिबिस्कस, ठीक है, उनके पास क्या होगा, बड़े बड़े सुंदर सुंदर फ्लावर्स होंगे, तभी आप उनके नाम जानते हो। क्या आपने गेहूं के फ्लावर का नाम कभी सुना है, गेहूं का फ्लावर कभी सुना है, नहीं, क्योंकि वो छोटे छोटे से होते हैं, वो कलरफुल नहीं होते, व्हाइट या येलो होंगे बस, ठीक है, क्योंकि उन्हें इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना। गेहूं और राइस के जो फ्लावर होते हैं ना, राइस एंड व्हीट के फ्लावर्स, उनको इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं करना होता है, वो हवा से ही पॉलिनेट हो जाते हैं, इसीलिए उनके फ्लावर सुंदर या बड़े बड़े नहीं होते। जिन भी फ्लावर का नाम आप बड़े बड़े सुंदर जानते हो, वो सारे क्या होंगे, इंसेक्ट पॉलिनेटेड होंगे, ठीक है। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स कलरफुल होने चाहिए, और उनके क्या होना चाहिए, नेक्टर या कोई ना कोई रिवार्ड होना चाहिए उनके पास। तो ये दो चीजें हो गई। एग्जाम्पल आप रोज, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, जितने भी आपको फूलों के नाम याद है लिख डालना। तो आज के लिए हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे। आने वाले 10 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, अगर मैं आज ही सॉल्व कराऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो उसे स्किप करते हैं फिलहाल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जरूर बताना कि आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, तभी मैं वीडियोस बनाऊंगी। अदरवाइज मुझे अगर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा, सो आई हैव टू स्टॉप इट, ठीक है। सो लेट मी नो, डिड यू एंजॉय द वीडियो, एंड आपको कैसा लगा, आप और इस पे वीडियो चाहते हो या नहीं चाहते हो। जो भी आपकी डिमांड हो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर उस पर वर्क करूंगी, ठीक है। जो भी चीज आप कहोगे उस पर मैं जरूर, आपको मेरा वर्क मिलेगा। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट्स में मेंशन करना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।